तो हेलो एवरीवन। और आसाम प्रहरी जो आपका फेवरेट सीरीज है वो सौरभ सर करते हैं। सौरभ सर सारे आसाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है एक वीक का, उसको आसाम प्रहरी में कवर करते हैं। बट ही इज बिजी इन हिज मैरिज एज यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो उनको थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेट कर दो। और इस वीक का आसाम प्रहरी हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट टॉपिक इज एक्वा टूरिज्म अ न्यू विस्टा इन आसाम। एक्वा टूरिज्म, टूरिज्म का नाम आप लोग सुने होइएगा। टूरिज्म क्या है? टूरिज्म इकोनॉमिक एक्टिविटी है और टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। टूरिज्म से क्या होता है? टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आता है। तो ये सारी चीजें होती हैं टूरिज्म से। और रिसेंटली इंडिया जो है टूरिज्म का हॉट स्पॉट बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट भी टूरिज्म का हॉट स्पॉट बना हुआ है। बट टूरिज्म के अंदर एक आता है इको टूरिज्म, और इको टूरिज्म के अंदर भी एक आता है एक्वा टूरिज्म। एक्वा मतलब वाटर। वाटर टूरिज्म कैसे कर सकते हैं या आसाम में वाटर टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आसाम में बहुत सारा वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी फॉर एग्जांपल रिवर है, वाटर बॉडीज फॉर एग्जांपल लेक्स है। और उसमें बहुत सारा जो एक्टिविटीज हम कर पाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वा टूरिज्म के नाम से जानते हैं। तो इको टूरिज्म क्या होता है? इको टूरिज्म इज अ सस्टेनेबल ब्लेंड ऑफ नेचर कंजर्वेशन, बेनिफिट्स टू लोकल पीपल एंड एंटरटेनमेंट फॉर टूरिस्ट। मेन चीज है टूरिस्ट के लिए एंटरटेनमेंट हो, बट जो वहां जो कम्युनिटी रहती है उस कम्युनिटी के लिए भी क्या हो? बेनिफिट हो। और साथ साथ नेचर भी क्या रहे? कंजर्व रहे, नेचर को कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो। अगर तीनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? इको टूरिज्म बनेगा। और ओवरऑल टूरिज्म में 15 to 20% टूरिज्म कहां से आ रहा है? इको टूरिज्म से आ रहा है। एक्वा टूरिज्म को भी हम इको टूरिज्म का क्या मान सकते हैं? सब पार्ट मान सकते हैं, है ना। तो एक्वा टूरिज्म क्या है? एक्वा मतलब वाटर। वाटर में क्या कर सकते हो? आप लोग देखा होगा स्कूबा डाइविंग करते हैं, समुद्र में करते हैं, वो तो यहां नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा क्या करते हैं? गोवा में देखा होगा, गोवा सबको जाना होता है। ठीक है, वहां जाके राफ्टिंग, जो वाटर राफ्टिंग जिसको बोला जाता है, वो सब करते हैं। ठीक है, तो आसाम में भी बहुत सारे रिवर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल नामेरी का जो रिवर है वहां भी क्या कर सकते हो आप? वाटर राफ्टिंग कर सकते हो, है ना। बोटिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, है ना। जो भी बड़े बड़े लेक्स हैं, लेक्स में आप देखोगे शिप्स भी चलता है, हाफलॉन्ग वगैरह में चलता है ना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में चलता है, उमानंदा टेम्पल है। उसके अलावा सबसे बड़ा आइलैंड जो है रिवराइन आइलैंड, वो कहाँ है? माजुली में है। तो ये सारी चीजें जो है उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो किस में आ जाएगा? एक्वा टूरिज्म में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें से इंपॉर्टेंट आने वाले कीवर्ड्स और डेटा जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन एक्टिविटीज सच एज स्पोर्ट फिशिंग, एंगलिंग, स्विमिंग, बोटिंग एंड राफ्टिंग। ये सब कुछ करना, साथ साथ सस्टेनेबिलिटी से करना और कंजर्वेशन को प्रमोट करना, ये सब किस में आता है? एक्वा टूरिज्म में आता है। केरला जो है एक्वा टूरिज्म को लीड करता है इंडिया में, है ना। तो यहां से लोगों को ट्रेन किया जा सकता है, आसाम के लोगों को केरला भेज के भी ट्रेन किया जा सकता है, सो दैट कि वो लोग भी सेफ और सस्टेनेबल एक्वा टूरिज्म में काम आ सके। और अच्छी बात यह है, एक्वा टूरिज्म के लिए आपको कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करने से क्या होगा? वहां इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, है ना। बिना कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किए हुए आप फिशिंग, बोटिंग ये सब करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। असम का पोटेंशियल, फ्लड प्लेन, वेटलैंड्स, वाटर लॉक्ड एरियाज एंड द फुटहिल वाटर बॉडीज प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, है ना। बहुत सारा आसाम में ये सब सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पानी में गए हो आप लोग? वाटरफॉल देखा है? नहीं देखा है? यहां गए हो आप लोग? यहां जाके आप लोगों ने बोटिंग वोटिंग किया हाफलॉन्ग में? वो भी नहीं किया है। तो ये सब जब आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? जाओ और करो। होम स्टेज नियर वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज के बाद में बैम्बू के बने हुए होम स्टेज होते हैं, है ना। वहां लोग रहते हैं रात में और फिर सो के उठो, फिर उसका फीलिंग ही क्या होता है? डिफरेंट होता है। कम्युनिटी इनिशिएटिव, नेचर इंथुजियास्ट एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैव एस्टैब्लिश्ड फिस्ट बेस्ड इको एक्वा टूरिज्म सेंटर अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो ये सारा जो चीज आप देख पा रहे हो, चाहे बैम्बू से रिलेटेड कुछ हो, या फिशिंग हो, या फिर उमानंदा टेम्पल हो, या फिर और भी एक्टिविटीज हो, ये सारा वाटर एक्टिविटीज आप कहां पे कर सकते हो? आसाम में कर सकते हो। ठीक है, इसका की फैक्टर्स क्या है? क्लाइमेट, लॉन्ग टर्म। अच्छा, क्लाइमेट एंड वेदर जो है वो टूरिज्म को इंपैक्ट करती
है ना, ज्यादा गर्मी हो, फ्लड हो, ये सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी। टूरिस्ट एक्सपीरियंस एंड बिजनेस ऑपरेशन आर हाईली डिपेंडेंट ऑन दीज फैक्टर्स। तो ये सब अगर हम मेंस का आंसर लिख रहे हैं, चैलेंजेस लिखना है, तो हमें क्लाइमेट एंड वेदर का जो इंपैक्ट है वो सब कहां लिखना होगा, चैलेंजेस में लिखना होगा। और चैलेंजेस एंड कंसर्न्स क्या है कि जो भी टूरिज्म है मैक्सिमम किस पे डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स पे डिपेंडेंट है। कंजर्वेशन वर्सेस डेवलपमेंट, बैलेंसिंग एक्वाटिक बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन विथ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, एक्वाटिक बायोडायवर्सिटी को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब किस में आ जाएगा, चैलेंजेस। फिशिंग प्रेशर, अगर हम ओवर फिशिंग करेंगे तो फिशेस क्या फील करती हैं, प्रेशर फील करती हैं, और धीरे धीरे वहां का इकोलॉजी क्या होता है, डिस्ट्रॉय होते जाता है। तो फिशिंग को भी हम लोगों को क्या करना होगा, मैनेज करके करना होगा। पॉलिसी एंड गवर्नेंस, यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ इको टूरिज्म highlighted the interconnection between nature, tourism and local communities। यूएन ने क्या किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इको टूरिज्म में बोला है कि नेचर को, टूरिज्म को और लोकल कम्युनिटीज को क्या करना है, इंटीग्रेट। नेचर, टूरिज्म और लोकल कम्युनिटीज, नेचर, टूरिज्म, लोकल कम्युनिटीज, ये है इको टूरिज्म। इसी के अंदर क्या आएगा, एक्वा टूरिज्म आएगा। समझ में आई बात। प्रीलिम्स में भी ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, ठीक बात है। रिकमेंडेशन और वे फॉरवर्ड क्या है, रिकमेंडेशन वे फॉरवर्ड है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट आपस में क्या करे, कोलैबोरेट करे। गवर्नमेंट क्या करे, पॉलिसीज बनाए, गवर्नमेंट क्या करे, स्किलिंग से रिलेटेड पॉलिसीज बनाए, प्राइवेट क्या करे, उसको फैसिलिटेट करे। समझ में आ रही बात। सस्टेनेबल मेजर्स लिए जाए, इंप्लॉय फिशर्स टू फॉलो रिस्पॉन्सिबल फिशिंग प्रोटोकॉल। फिशिंग प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो बट विदाउट इकोलॉजी को डिस्टर्ब किए बिना हो, है ना। एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंस, इकोलॉजिकल इंपैक्ट, अगर और ज्यादा एक्वा टूरिज्म प्रमोट करते हैं तो उससे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गेन होगी कि नहीं होगी, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा कि नहीं होगा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कम होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस, इन्वायरमेंट भी कंजर्व रहेगा क्योंकि लोकल कम्युनिटी बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट कंजर्व करने में लगी रहती है। समझ में आई बात। सोशल रिलेवेंस, स्ट्रेंथेंस कम्युनिटी एंगेजमेंट, क्योंकि कम्युनिटी में हर किसी का अपना रोल होगा उस टूरिज्म वाली एक्टिविटीज में, तो कम्युनिटी के बीच में एंगेजमेंट क्या होगा, बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजें आप कहां पे लिख सकते हो, मेंस में लिख सकते हो। समझ में आई बात, ठीक है। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड भी बायोडायवर्सिटी रिलेटेड है। अगेंस्ट दिस इज ऑल्सो अ मेंस ओरिएंटेड टॉपिक, प्रिजर्विंग आसाम्स बायोडायवर्सिटी। आसाम की बायोडायवर्सिटी को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, बायोडायवर्सिटी पे क्या क्या थ्रेट्स हैं और कैसे प्रिजर्व करना चाहिए। तो पहले बायोडायवर्सिटी का जो डेफिनेशन है वो समझ लो। बायो एंड डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्स। बायोडायवर्सिटी इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ मतलब सब कुछ आ गया, छोटे से छोटे बैक्टीरिया भी आ गए, पेड़ पौधे भी आ गए, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम सस्टेनिंग लाइफ बाय मेंटेनिंग बैलेंस। तो ये है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्यों इंपैक्ट हो रहा है, हैबिटाट लॉस से। हैबिटाट किसको बोलते हैं, जहां पे जो रहता है उसके एरियाज को क्या बोलते हैं, हैबिटाट। टाइगर रिजर्व काट दिया तो टाइगर का हैबिटाट क्या होगा, खत्म होते जाएगा, है ना। अगर लेक है, लेक को इंक्रोच कर दिया तो वहां फिशेज और बाकी चीजों का हैबिटाट क्या होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। तो हैबिटाट लॉस बहुत है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ट्रीज को कट करने की वजह से बहुत ज्यादा क्या है, हैबिटाट लॉस है। आसाम की बात करते हैं। आसाम क्या करता है, आसाम में फेस्टिवल्स लाइक बिहू मनाया जाता है। बिहू एक इंट्रिंसिक बॉन्ड को बनाता है ह्यूमंस और नेचर के बीच में, है ना। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इनफैक्ट ईयर में 3 बार। तो ह्यूमन और नेचर में भी जो भी आपके बायोडायवर्सिटी उसके बीच के बॉन्ड को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड क्या क्या थ्रेट्स हैं, पोचिंग एक थ्रेट है। पोचिंग मतलब इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स, है ना। जैसे राइनो को किल कर दिया, फिर उसको ले गए, उसके हॉर्न्स को ले गए या जो भी ले गए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोचिंग। सेम फॉर एलिफेंट्स। इंक्रोचमेंट, उनके एरिया को घुसते गए अंदर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, इंक्रोचमेंट बोलते हैं। तो ये सारा थ्रेट होते जाता है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है। अभी तक जो चीजें मैंने यहां पे बताई वो आपको पता होगी, इसके बाद वाली चीजें आपको मेंस में लिखने के काम आएगी। टू प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी, टू प्रोंग मतलब दो तरह की, 2 स्टेप में स्ट्रेटजी। जीरो टॉलरेंस फॉर पोचिंग, जो भी पोचिंग कर रहा है उसके लिए कोई टॉलरेंस नहीं।
उसको पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। इंक्रोचमेंट, रिमूवल। इंक्रोचमेंट को क्या किया जाए? रिमूव। इंक्रोचमेंट मतलब वाटर बॉडीज के आसपास लोग घर बनाने लगते हैं, तो एक तरह से वाटर बॉडी क्या होती जाती है? इंक्रोच होती जाती है। फिर थोड़ा जहां पानी कम होता है वहां मिट्टी भर के फिर घर बनाने लगते हैं, है ना, तो उससे वाटर बॉडी क्या होती है? इंक्रोच होती जाती है। उसको क्या करना है? हटाना है। अगर ये दो काम हम लोग करने लग जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगा? कंजर्व होते जाएगा। अभी इस दो स्टेप से अब ये डेटा मेंस में डायरेक्टली काम आएगा। फॉरेस्ट कवर जो है आसाम में इंक्रीज हुआ है ना, और कितना इंक्रीज हो गया? कितना हो गया? 28,312 स्क्वायर किलोमीटर। 36% आसाम का एरिया में क्या है? फॉरेस्ट है। और जो भी WHO वगैरह है वो रेकमेंड भी करती है कि 1/3 एरिया में क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट। तो आसाम की अच्छी बात क्या है कि 1/3 से ज्यादा एरिया में क्या है? फॉरेस्ट है। इसको मेंटेन करके रखना है। आसाम नाउ बोस्ट 7 नेशनल पार्क। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वो 7 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, और सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क जो ऐड हुआ है आसाम में वो कौन सा है? 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 319 रिजर्व फॉरेस्ट है जो कहां पे है? आसाम में। ये डायरेक्टली नंबर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ऑल 7 नेशनल पार्क के नाम अलोंग विद देयर लोकेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए। सक्सेस स्टोरीज, ये सब मेंस में जबरदस्त काम आएगा। बूढ़ा चापोरी, विटनेस द रिटर्न ऑफ वाइल्ड लाइफ ड्यू टू हैबिटाट रिस्टोरेशन। वहां पे वाइल्ड लाइफ आने लगे, हैबिटाट को रिस्टोर कर दिया गया इसलिए। उरांग और काजीरंगा का जो एरिया था, कोर एरियाज, एक होता है कोर एरियाज, उसको क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया। कोर एरियाज में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती। समझ में आई बात? तो उसको इंक्रीज कर दिया गया है। तो एनिमल्स को क्या मिलेगा? और ज्यादा एरिया मिलेगा अपने घूमने फिरने या जो भी काम वो करते हैं उनके लिए। पोभा रिजर्व फॉरेस्ट क्लियर्ड 450 हेक्टेयर्स ऑफ इंक्रोचमेंट इनेबलिंग स्पीसीज लाइक रॉयल बंगाल टाइगर एंड एलिफेंट टू थ्राइव। वहां पे जो लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, इंक्रोचमेंट कभी एग्रीकल्चर से भी होता है, इंक्रोचमेंट कभी प्राइवेट प्लांटेशन से भी होता है। समझ में आई बात? तो वो इंक्रोचमेंट को खत्म किया गया। कभी रिजॉर्ट बना के भी होता है। Large scale effort. Since May 2021, 75,000 bigha of forest land were reclaimed. Post-eviction measure included 3 tree planting and sustained monitoring. तो यहाँ पे देखो ये सक्सेस स्टोरीज हैं और डायरेक्टली मेंस में एज इट इज आप इसको लिख सकते हो। इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ऑब्वियसली इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो है ही, डाइवर्स स्पेसीज होगा, इकोलॉजिकल क्या बना रहेगा? बैलेंस बना रहेगा। इकोनॉमिक बायोन्सी, इको टूरिज्म बहुत ज्यादा क्या होगा? थ्राइव होगा। अगर फॉरेस्ट बहुत सारे हैं, काजीरंगा में हर साल कितने टूरिस्ट आते हैं, मानस में टूरिस्ट आते हैं, तो अगर इको टूरिज्म को हम लोग प्रमोट कर पाए। यहाँ रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस है ना, एफर्ट्स टू रिक्लेम फॉरेस्ट लैंड सच एज सिलाई खेतरी, गोरुखुती एंड लमडिंग रिजर्व फॉरेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। पॉलिसी एंड गवर्नेंस, होलिस्टिक अप्रोच गवर्नमेंट ले चुकी है और ले भी रही है। मल्टीफेसेटेड स्ट्रैटेजी, मल्टीफेसेटेड मतलब स्ट्रैटेजी में बहुत सारा पार्ट होना चाहिए, वो सारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ले रहा है और वो गाइडलाइन भी दे रहा है कि जो भी नेशनल पार्क है उसके बीच में क्या होना चाहिए? आपका प्रोटेक्टेड एरियाज होने चाहिए, इको सेंसिटिव जोन होने चाहिए, जहां पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट जैसे कि माइनिंग हो गया, ऑयल रिजर्व एक्सप्लोरेशन हो गया, ये सब अलाउड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो फॉरेस्ट कवर है वो आसाम में वो बढ़ रहा है। और प्रॉब्लम्स क्या है? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो होते रहता है एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में, डेवलपमेंट का प्रेशर है ना, डेवलपमेंट तो धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, करते जाना है। क्लाइमेट चेंज भी धीरे धीरे हो रहा है। क्या क्या रिकमेंडेशन बोलोगे आप? कम्युनिटीज को और ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। पॉलिसी एनहेंसमेंट, एक्सपैंड प्रोटेक्टेड एरियाज एंड इंश्योर स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट, प्रोटेक्टर एरिया को बढ़ा दे और उसको स्ट्रिक्टली क्या कर दे? इन्फोर्स कर दे। सस्टेनेबल लाइवलीहुड, लाइवलीहुड क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये सब है जो आप बायोडायवर्सिटी वाले टॉपिक में कर सकते हो। ये रहा इस पे क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग भी देखना और आराम से इस क्वेश्चन को करना जब आपको पीडीएफ मिलेगा। बाकी लोग इस क्वेश्चन को देखिए और पॉज करके आप इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर हो सकता है। ये बायोडायवर्सिटी ऑफ आसाम के बारे में है क्वेश्चन कि इसमें क्या क्या है। फॉरेस्ट इंक्लूडेड है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिजुअस फॉरेस्ट, साल बीइंग अ डोमिनेंट स्पीसीज इन सम टाइप्स। तो ऐसे करके तीनों स्टेटमेंट पढ़िए और इसका आंसर कहां लिखिए?
कमेंट सेक्शन में। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, इसको भी पढ़िए चारों ऑप्शन और इसका आंसर क्या लिखिए कमेंट सेक्शन में। ये दो बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। थर्ड टॉपिक एक्सप्लोरिंग नॉर्थ ईस्ट ट्रेड पोटेंशियल, नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है। तो नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड पोटेंशियल क्या है और कितना है उसको हम लोग क्या करते हैं एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ओवरऑल 1991 के बाद से इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से इकोनॉमिक एक्सपेंशन थोड़ा ज्यादा फास्ट हुआ है। उसके बाद भी देखें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का सिर्फ 2.8% ऑफ जीडीपी को ही कंट्रीब्यूट करता है ना। पूरे इंडिया का जीडीपी में नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है 2.8, मतलब जो पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट का है वो पोटेंशियल मीट नहीं कर रहा है। मतलब और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहां हो सकती हैं और ज्यादा इंडियन इकोनॉमी में क्या कर सकता है कंट्रीब्यूट कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट में चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज किसका होता है कनेक्टिविटी का, है ना। आप मैप देखते हो तो सिलीगुड़ी से कनेक्टेड है पूरा नॉर्थ ईस्ट रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो सिलीगुड़ी क्या है बहुत ही थिन कॉरिडोर है, चिकन नेक, तो उसके वजह से डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, टाइम डिलेज हो जाता है, सप्लाई चेन इश्यूज आ जाते हैं और ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कनेक्टिविटी इशू। उसके लिए आईआर में जब आप पढ़ते हो कि बांग्लादेश के साथ हमारी ट्रीटीज हैं, म्यांमार के साथ कालादान मल्टी मॉडल नेटवर्क हम लोग बना रहे हैं, तो इंडिया से कोलकाता से सीधे कहां बना रहे हैं म्यांमार, म्यांमार से होके हम लोग वापस कहां आएंगे अंदर मिजोरम में, और बांग्लादेश से होके कहां जाएंगे त्रिपुरा में। समझ में आ रही बात, जब आप आईआर पढ़ोगे तो ये सारी चीजें वहां पे पढ़ते हो। अगर हम एफडीआई की बात बोले, एफडीआई नाम सुना है आपने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से जो लोग कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो फॉरेन से जो एफडीआई इंडिया में आ रहा है वो 22-23 में कितना था ऑलमोस्ट 70 बिलियन के आसपास। अगर 2000 से 2017 की बात बोले 17 साल का, तो नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ $5 बिलियन से ही, पूरे नॉर्थ ईस्ट आसाम की बात नहीं हो रही है, $5 बिलियन से भी कम क्या मिला है एफडीआई मिला है, जो पूरे इंडिया का शेयर का 1% से भी कम है। पूरे इंडिया का शेयर उसका 1% से भी कम कहां एफडीआई आता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आता है। उसका रीजन क्या है, कनेक्टिविटी एक इशू है पहला। दूसरा रीजन क्या है, डिस्टर्बेंसेस, इंसर्जेंसी से बहुत सारा इलाका जो है नॉर्थ ईस्ट का वो डिस्टर्ब रहा है, पहले भी अभी भी डिस्टर्ब दिख रहा है। मणिपुर आपको डिस्टर्ब दिख रहा है, वहां पे वायलेंस दिख रहा है, नागालैंड भी आपको टाइम टू टाइम डिस्टर्ब दिखता है। तो वायलेंसेस डिस्टर्बेंसेस ये बहुत बड़े रीजन रहे, ठीक है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जापान के साथ एमओयू हुआ और जापान क्या कर रहा है, आपका नेशनल हाईवे 40 और नेशनल हाईवे 54 को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। पेप्सिको ने नौलबाड़ी के आसपास ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाने की बात करी है, ठीक है। तो ये की इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैं जो रिसेंटली आए। क्या क्या चैलेंजेस रहा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इंसर्जेंसी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ये तो बताया ही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी बताया ही। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट क्या है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। इक्विलिब्रियम मतलब कोई चीज जाके स्टैग्नेंट हो जाना, स्टैग्नेंट चीज को क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अगर कोई चीज जल्दी स्टैग्नेंट हो जाएगी तो क्या बोलोगे, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। कोई बिजनेस बहुत बड़ा हो ही नहीं पाया, थोड़े में ही स्टैग्नेंट हो जाएगा तो उसको क्या बोलोगे, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। जैसे आप कंपनीज देखते हो, रिलायंस, अडानी, ये बहुत बड़ी हुई, और भी बहुत सारी कंपनी होंगी, टाटा वगैरह बड़ी हुई, बट बहुत सारी कंपनी बड़ी हो ही नहीं पाई, बहुत छोटे में ही सैचुरेट कर गए, तो उसको क्या बोलोगे, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, जो आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए मिलता है। समझ में आई बात। सोशल चैलेंजेस, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर एंड पूल एंड रिलेक्टेंस अमंग लोकल रेसिडेंट टू लार्ज स्केल डेवलपमेंट, है ना। बहुत सारे जो इलाके हैं, ट्राइबल इलाके खासकर, वहां लार्ज स्केल डेवलपमेंट को लेकर थोड़ा रिलेक्टेंस रहता है कि हम जैसे हैं वी आर हैप्पी, क्योंकि इन्वायरमेंट को ज्यादा फेवर किया जाता है। अनटैप्ड ट्रेड एंड रिसोर्स पोटेंशियल क्या है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल क्या है, 50,000 मेगावाट के आसपास। ये सब डेटा आपको कहां काम आएगा, मेंस में काम आएगा। नेचुरल गैस 190 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, कोल, लाइमस्टोन, ऑयल, ये सारा कुछ जो है आपको नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा, जो कि पोटेंशियल क्या है, अनटैप्ड है, मतलब इसको अभी यूज नहीं किया गया। टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 48% ऑफ नॉर्थ ईस्ट जीडीपी। टर्शियरी मतलब सर्विस सेक्टर,
है ना। पहला क्या हो गया, प्राइमरी एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री। सेकेंडरी क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। टर्सरी क्या हो गया, सर्विस सेक्टर, है ना। बट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काफी स्कोप है और प्राइमरी सेक्टर्स का भी स्कोप ज्यादा ही है। पॉलिसी एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च किया था, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम टैक्स को रिइंबर्स कर देती है। ट्रांसपोर्ट पे भी क्या दे दिया गवर्नमेंट ने, सब्सिडी दे दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहां पे आया, नॉर्थ ईस्ट में आया। पूरे पूरे नॉर्थ ईस्ट की ही बात हो रही है। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, बगल में ही म्यांमार है, फिर बगल में ही सिंगापुर आ जाएगा, नीचे थाईलैंड आ जाएगा, है ना, उसके अलावा आपका और कौन सी कंट्रीज आ जाएंगे, बहुत सारे कंट्रीज आ जाएंगे, नीचे में इंडोनेशिया आ जाएगा, वियतनाम आ जाएगा। ठीक है, ये जितने कंट्रीज हैं वो सब आपके साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट तो आपके नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उधर भी हम लोग हाईवेज बना रहे हैं। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ट्राइलेटरल हाईवे। प्रॉब्लम कहां आ रहा है, मणिपुर में वायलेंस, म्यांमार में वायलेंस, बचा कौन, थाईलैंड। अगर वो नहीं होता तो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे अभी तक चालू हो गया होता और कनेक्टिविटी बढ़ने से ट्रेड भी बहुत बढ़ जाता। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जिसको काला धन का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट करना है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच करना है, रीजनल कोऑपरेशन करना है, प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट बढ़ाना है, ये सारी चीजें हैं जो नॉर्थ ईस्ट में और ज्यादा डेवलपमेंट करा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के ऊपर ये क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए पॉज करने के बाद। ये लास्ट टॉपिक है आज का, इसमें 2 टॉपिक कवर्ड है। हुलोंगपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम सुना है आप लोगों ने, हुलॉक गिबन का नाम सुना है। हुलॉक गिबन आपको कहां मिलेंगे, सब जगह तो नहीं मिलेंगे। आसाम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे प्राइमरली बहुत ज्यादा क्या मिलते हैं, हुलॉक गिबन मिलते हैं। उनके ही नाम पे उसका नाम क्या है, हुलंगपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, जो आपको जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो अच्छी बात है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम 2 है। एक तो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होके रेलवे ट्रैक गुजरता है, एक प्रॉब्लम ये है। अब रेलवे ट्रैक गुजरने से एलिफेंट वगैरह क्रॉस करते हैं, कई बार गाड़ियों से हिट हो जाते हैं, है ना। जो हुलॉक गिबन है वो भी कई बार गाड़ियों से हिट हो जाते हैं। और उतना जो लगभग 2 किलोमीटर से भी कम का स्ट्रेच है, वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह नहीं किया हुआ है, उसको फिर इलेक्ट्रीफाई करने की बात चल रही है। अगर इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा तो ऊपर से हुलॉक गिबन तो ऊपर से छलांग मारते हैं, तार देख के तो पकड़ेंगे, उनको तो पेड़ पकड़ने की आदत है ना, तो इलेक्ट्रोक्यूट बहुत ज्यादा होने के चांसेस। समझ में आई बात। गवर्नमेंट ने, रेलवे ने क्या बनाया है, ऊपर से ऐसे कैनोपी टाइप ब्रिज बनाया है कि ऐसे पकड़ के ऊपर ऊपर चले जाएंगे, बट उसका डिजाइन खराब है, उस तरीके से हुलॉक गिबन पकड़ते नहीं है। तो एक चैलेंज तो इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके है, किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। और हुलॉक गिबन का जो, अगर मान लो बीच में से, पूरे जंगल में बीच में से इलेक्ट्रिक लाइन और रेलवे लाइन चली गई, तो उनका हैबिटाट क्या हो गया, फ्रेगमेंटेड हो गया। समझ में आई बात, ये चैलेंज वहां पे आ रही है। तो करना क्या चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि साइड से अगर पॉसिबल हो पाए रेलवे को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अवे से ऐसे घूम के रेलवे ट्रैक को लाया जा सकता है। समझ में आई बात, ऐसे ऑप्शन एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, या बेटर डिजाइन बना सकता है जिसको हुलॉक गिबन क्या कर पाए, यूज कर पाए। एक तो ये है। और दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है इससे रिलेटेड, कि उसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में ऑयल एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस दिया गया है। ऑयल मतलब क्रूड ऑयल को एक्सप्लोर करने का। अब वहां पे लाइसेंस अगर मिला है तो बहुत सारे एरिया क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे। अगेन किसको प्रॉब्लम होगा, जो हुलॉक गिबन्स हैं, जो एप्स हैं, उनको प्रॉब्लम होने वाला है। समझ में आई बात। तो ये पूरा टॉपिक उस पर बेस्ड है। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी अगले साल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। द प्रपोज्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे ट्रैक पासिंग थ्रू द हुलंगपुर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज स्पार्क्ड सिग्निफिकेंट अपोजिशन, है ना। तो वेस्टर्न हुलॉक गिबन इंडिया में पाए जाते हैं, इंडियाज ओनली एप, एंड हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द सेंचुरी। With the project cleared by National Board for Wildlife under mitigation measure, conservationists argue that rerouting the track outside the sanctuary is the only viable long-term solution. और ये प्रोजेक्ट को क्लियर किसने कर दिया है, NBW ने क्लियर भी कर दिया है। ठीक है, देखो ये ऐसा कुछ ट्रैक होने वाला है ना, ऐसे इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह।
ऐसे इन लोगों ने ऊपर ऊपर ऐसे बांध के रखा है कि हुलॉक गिबन ऊपर से निकल जाएंगे, है ना। तो ऐसे पूरा बना हुआ है, ये आपके हो गए हुलॉक गिबन। ग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, उसका पूरा एरिया कितना है, 21 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट मैरियानी में पड़ता है। इट शेल्टर्स 8 प्राइमेट स्पीसीज, द हाईएस्ट इन आसाम, इंक्लूडिंग अराउंड 125 वेस्टर्न हुलॉक गिवन इन 26 ग्रुप। तो इसमें एलिफेंट्स भी हैं और भी एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। 1.65 किलोमीटर अनइलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक, कई बार वहां पे एलिफेंट्स किल हुए दिखते हैं। प्रोजेक्ट इंपैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, गिबॉन्स पे डायरेक्टली 25,000 वोल्ट का झटका लगेगा, बचेंगे ही नहीं, ठीक है। आर्टिफिशियल कैनोपी ब्रिज जो बनाया गया है उसका डिजाइन अच्छा नहीं होने की वजह से गिबॉन्स उसको यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाकी स्टेक होल्डर्स ने कंसर्न जिताया है, जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह हैं, कि वहां से होके नहीं जाना चाहिए। ये आर्बोरियल प्राइमेट्स इनको बोलते हैं, हुलॉक गिबॉन्स, और ऐसे जो प्रजाति होते हैं उनको, समझ में आ रही बात, इनको कंजर्व करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन इनका बहुत जरूरी है। पब्लिक कंसल्टेशन करना चाहिए, ऐसा कुछ भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर आ रहा है जिससे एनिमल्स को या कम्युनिटी को प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट जैसे टूल बनाए गए हैं जिनका यूज करना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस इकोलॉजी, ये ऐसा डिबेट है जो चलता ही आ रहा है और हमेशा चलता ही जाएगा। तो ये भी इसी डिबेट का एक हिस्सा है। रीरूटिंग द ट्रैक, ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना। साइंटिफिक रिसर्च और करो, फिर इस पे हुलॉक गिबन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन भी आप करो, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। दूसरा, गवर्नमेंट हैज टू इन क्लियरिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने जल्दीबाजी में ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को क्लियर किया है, कहां पे, हुलॉन्गपुर में। तो दूसरा टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है, दूसरे टॉपिक में सारे डिटेल्स वही है, बस हेडलाइन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ सेपरेट टॉपिक। समझ में आई बात, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज और दिस वीक आसाम प्रहरी। समझ में आ गया, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं फिर आगे।